आरोप का दौर चल ही रहा है, तो इसी दौरान आप पर भी तमाम एलिगेशंस आए। मुझे जानकारी मिली कि मुकदमे भी डकैती से लेकर के तमाम प्रकार के मुकदमे भी आप पर लगे। देखिए, जब आप सेवा नहीं कर पाते, जब आप देख नहीं पाते, तो ज्यादा पैनिक की स्थिति हुई थी, तो वो एक डिफरेंट मंजर था। तब कितनी बॉडीज आपने ऐसी जिनको उनकी गंगा नदी में प्रवाह किया, या मुस्लिमों की बॉडी रही होंगी या क्रिश्चियन की रही होंगी? उसने धमकी दी, मैंने उसका नंबर वायरल कर दिया जिस नंबर से मेरे पास धमकी आई थी। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह चौहान और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। आज हमारे स्टूडियो में कोई बॉलीवुड का स्टार नहीं, ना कोई बड़ा प्लेयर, ना ही कोई ऐसी बड़ी हस्ती जिससे हम रूबरू कराने जा रहे हैं, लेकिन हस्ती न होके सबसे बड़ी हस्ती और आम लोगों के लिए सबसे नज़दीकी पहुंच रखने वाली। जी हाँ, उनको पदवी भी मिली है लखनऊ की बेटी, और ऐसी बेटी कि जब आप दर्द में होंगे तो सबसे पहले शायद एक छोटी सी मिस कॉल पे भी कॉल बैक करके आप तक पहुंचती है। कोविड का काल रहा हो या फिर तमाम ऐसे दुख दर्द, उन दुख दर्दों में भी आप तक वही बेटी लगातार पहुंचती रही है। और उनके नाम से पहले मैं मुखातिब कराऊं, लेकिन दो एक लाइनें मैं और बता दूं कि उस वक्त भी उन्होंने अपनी जान पे खेल के काम किया। जब बाप अपने एक बेटे की लाश को छूना तो दूर, उसके नज़दीक तक नहीं जाना चाहता था। ना ही सरकार की अर्थ से कोई मदद, ना ही पति के पैसे की कोई मदद। जज्बा ऐसा, जुनून ऐसा कि समाज के उस तबके की मदद करनी है जिस लाइन पे वो सबसे पीछे खड़ा है, और उस तक मदद की जो किरण है, चाहे सरकार की हो या तमाम बड़े लजीज जिंदगी जीने वाले, खाने पीने वाले, कॉर्पोरेट में चलने वाले, उनकी भी मदद उन तक नहीं पहुंचती। जी हाँ, मैं रूबरू कर आ रहा हूं लखनऊ की बेटी वर्षा वर्मा से, और बहुत स्वागत है और बहुत थैंक यू कि आप हमारे यहाँ पधारे। आप जैसी हस्ती को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि बॉलीवुड के तमाम एक्टरों के साथ लोग बड़ा पसंद करते हैं फ़ोटो खिंचाना, उनके साथ बैठना, डिनर, रेड कॉर्पोरेट पार्टीज़, लेकिन आप जो काम करती हैं वो वाकई नमन करने वाला है, दिल को छू देने वाला है, लोगों को सुकून देने वाला है, लोगों को एक नई ज़िंदगी देने वाला है। और इस पर मैंने दो लाइनें कुछ गुनगुनाने का मन करता है, उसके बाद हम रूबरू होंगे, लोगों को बताएंगे आपके उन तमाम कामों को। हर लम्हा इंसानियत का पैगाम बन गई, हर लम्हा इंसानियत का पैगाम बन गई वो औरत जो दर्द की मुस्कान बन गई। कोविड में भी न रुकी न थकी वो कभी, लखनऊ की शान एक पहचान बन गई। स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले मैं चलता हूँ कोविड काल पे ही, जब कोविड पर ही इतनी बातें हो गई। मुझे याद है मैं एक बड़े चैनल का रिपोर्टर था और एक बड़े अखबार में मैंने एक हेडलाइन पढ़ी कि जिन बॉडियों को कोई उनके परिवार के लोग नहीं छूना पसंद कर रहे थे, उनको आप अपने निजी खर्चे में, अपनी एक एम्बुलेंस के जरिए, और खुद वो ब्लैक कवर था प्लास्टिक का जिसमें बॉडी पैक होती थी, आपको बॉडी बैग में पैक करके आप ले जा रही थी। डर नहीं लगता था? नहीं, मुझे थी उतनी कृपा भगवान की हमेशा रही कि मुझे इस बात का कभी डर नहीं लगा कि मुझे कोविड हो जाएगा या मैं अपना जान गंवा बैठूंगी। इनफैक्ट मुझे याद पड़ता है कि जब भी किसी ने भी मुझसे पूछा तो मैंने हमेशा इस बात को कहा कि इन्हीं सेवाओं से ना मैं खुद अपने आप को बचाऊंगी, अपने पूरे परिवार को बचा लूँगी। और ये बात बिल्कुल सच है कि ना उस समय मुझे कोविड हुआ और मेरा पूरा परिवार भी टचवुड सेफ रहा था। क्योंकि लगातार लोग डर रहे थे, परेशान हो रहे थे, और आपको अचानक इस कोविड में ये इतना बड़ा खतरों का जो खेल था उसमें जब लोग डर रहे थे तो आप कैसे उतरी, कैसे दिमाग में आया आपके? देखिए, मेरा शवों पे काम चल रहा था, पिछले कई वर्षों से चल रहा था, और मुझे हमेशा से एक बात ये लगती है कि जब आपके परिवार पे, समाज पे, देश पे, शहर पे कोई ऐसी विपदा आए और अगर उस समय आप टूट के बिखर करके घर में बैठ जाए, रोएं, और रोने के बाद फिर आप अपने रूटीन में आ जाए कि हाँ फिर सवेरे है तो नाश्ता करना है, दोपहर में खाना खाना है, फिर हम टीवी देख रहे हैं, फिर हम एक बार एक लम्हे भर के लिए दुख अपना प्रकट करें और उसके बाद में नॉर्मल लाइफ मुझे, जो मेरे नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, उन्हें पता है कि मैंने अपने जीवन में कभी शायद नॉर्मल लाइफ को प्रेफरेंस नहीं दी, ना जी है मैंने। तो वो चीज़ें हिट करती हैं और वही हिट की, और अस्पतालों में जाना और वो मंज़र देखना, बुरा मंज़र देखना, वो चीखें सोने नहीं देती थी। तो वो एक ऐसा लम्हा था जिस लम्हे ने मुझे इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए अग्रसर किया, और
तन मन धन से मैं पूरी तरह से लग गई थी, मुझे याद पड़ता है उस समय। मुझे लगता है कि उस दौर में आपको स्ट्रगल हॉस्पिटल्स में भी करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जो बॉडीज़ वो परिवार लेने को तैयार नहीं थे और कोई भी नहीं लेना चाह रहा था। डॉक्टर सेवा जरूर कर रहे थे लेकिन डर तो उनके अंदर भी था। तो कैसे बॉडी को उनके परिवार तक या फिर क्रिमिनेशन तक के लिए ले जाने के लिए अनुमति कैसे मिलती थी? ये भी एक कहीं ना कहीं लड़ाई रही होगी, जहाँ तक मैंने देखा है नज़दीक से। देखिए उस समय क्या था कि जो सरकारी नियम ये कहते थे कि किसी की जिसकी भी डेथ कोरोना की वजह से अस्पताल में हुई, उसकी बॉडी को नियरेस्ट क्रिमेशन सेंटर ही लेके जाना है, घर तक नहीं जाएगी बॉडी। और ना ये होगा कि उनके घर के पास वाले क्रिमेशन सेंटर पे। तो मान लीजिए जो राम मनोहर लोहिया में अगर डेथ हो रही है तो उसको जाना था बैकुंठ धाम में, मेडिकल कॉलेज में हो रही है तो गुल्लाला घाट, ऐसे ही पिपरा घाट था, ऐसे आलमबाग के कई सारे घाट, लेकिन DRDO का था जो मैं मेन हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह जिस अस्पताल में हो रही थी तो नियरेस्ट क्रिमेशन सेंटर जाना होता था। मैंने अपनी सारे बड़े अस्पतालों में गाड़ियाँ अलग अलग लगा रखी थी, अलग अलग ड्राइवर्स की ड्यूटी लग रही थी। तो हो क्या रहा था, जब परिवारजन लेने नहीं आएगा, भाई परिवारजन नहीं लेने आ रहे थे, बस उनको खबर मिलती थी कि फला नंबर का फला पेशेंट एक्सपायर कर गया है। तो परिवारजन जब लेने नहीं आएगा और नगर निगम कितनी बॉडी हैंडल करेगा या क्या क्या करेगा। उस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी या तो डॉक्टर्स की थी, या तो नगर निगम की थी, या पत्रकारों की थी। तो अलग अलग जिम्मेदारी बटी हुई थी, या जो समाज सेवी लोग या जो इस तरह की संस्थाएं जो काम कर रही थी, सब लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे थे। तो मेरा ये लेवल था, मैंने अपने लेवल पे मुझसे जो हो पाया मैंने वो कार्य किया। डायरेक्ट मुझे याद पड़ता है कि एक प्लाकार्ड छोटा सा ले करके जिसमें मैंने सिंपल सा लिख रखा था कि निशुल्क शव वाहन, निशुल्क शव वाहन 3 शब्द में था, और मेरा नीचे चौथे उसमें मेरा नंबर वायरल था। हाँ, तो वो एक सिंपल सा प्लाकार्ड काम कर रहा था। ना मैंने बॉडी को अप्रोच किया, ना किसी ने मुझे अप्रोच किया, वो प्लाकार्ड काम कर रहा था। जो बॉडीज हॉल से डेथ के बाद निकलती थी उनके लिए जो गाड़ियाँ लगी रहती थी, तो वो मेरी गाड़ी मैं अपनी लगा करके रखती थी। मेरे हाथ में जो भी बॉडी आती थी, अगर उनका कोई होता था तो ठीक, नहीं तो मैं जाकर के उनको नियरेस्ट क्रिमेशन सेंटर बैकुंठ धाम पे ले जाकर के उनका पूरा क्रिमेशन कर दे रही थी। तो ये जब आपने स्टार्ट किया तो कितनी एम्बुलेंस थी या कितनी गाड़ियाँ थी? शुरुआत में पहले दिन एक ही एम्बुलेंस थी, लेकिन पहले दिन बहुत सारा काम आया, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि एम्बुलेंस लगाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी थी। मैंने अपनी एक दोस्त को खोया, उसकी डेथ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हुई थी, और मुश्किल से मुझे लगता है कि 4 किलोमीटर की दूरी पे बैकुंठ धाम है। उसके लिए बहुत मोटी रकम, जो ये शव वाहन वाले थे उन्होंने बहुत मोटी रकम के लिए डिमांड किया था, 10,000, 14,000, 15,000। तो मैंने एक ट्वीट किया था उस समय स्वर्गीय आशुतोष टंडन जी को, एक्शन हुआ था, लेकिन वो एक्शन अपने लेवल से उन्होंने उसको मना किया क्योंकि वो इस तरह की डिमांड कर रहा था। मसला ये था, मेरे जहन में चल रहा था कि जब मुझे इस चीज़ को देखना पड़ रहा है, मुझे ये एक केस मिला है, यानी कि आम जनता इससे परेशान हो रही होगी, ऑलरेडी इन चीज़ों को भुगत रही होगी। नेक्स्ट डे ही मैंने तय कर लिया था, मेरे पास शाम तक मैंने उसका शव को क्रिमेट किया, अपनी दोस्त के शव को क्रिमेट किया, और सारी रात सारी शाम जो मिली उसमें वर्कआउट किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे एक वैन मिली, जिसमें चूँकि कोरोना का काल चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो कुछ सुविधाएं नहीं हो पा रही थी, तो अपने हाथ से मैंने उसमें एक कोशिश ऐसी भी पेंट किया और अपना नंबर डाला था। मुझे याद पड़ता है कि मेरी बेटी छोटी थी, मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा ये बहुत हॉरर जैसा आ रहा है, क्योंकि पेंटिंग करने की तो कोई आदत थी नहीं। तो जब वो मैंने पेंट किया एक कोशिश ऐसी भी, वो पूरा बह करके आ गया और बहुत हॉरर दिख रहा था। वो आज भी तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पे। तो फिर वो गाड़ी मैंने लगाई और प्लाकार्ड, तो वो गाड़ी वहीं पे रहती थी और वो प्लाकार्ड पूरा डिफाइन करता था, पूरे प्रोसेस को डिफाइन करता था। तय ये किया था कि निःशुल्क सेवाएं देंगे हम, चूँकि सिर्फ गाड़ियों का मसला और ड्राइवर का मसला आ रहा था, लेकिन सेम डे आई रियलाइज कि नहीं, वो हेल्पिंग हैंड भी ज़रूरत है, क्योंकि कोई क्रिमेशन के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो वो सेवाएं उसी दिन से वो बढ़ गई थी। पहले दिन एक गाड़ी, 5 केसेस,
नेक्स्ट डे से मुझे याद पड़ता है कि 15 केसेस लगे, और उसके तीसरे दिन के बाद से फिर लोगों ने बहुत मदद की, फाइनेंशियली मुझे स्ट्रॉन्ग किया, तब जा कर के मैं धीरे धीरे 5 गाड़ियाँ लगा पाए, 5 अटेंडेंट, 5 ड्राइवर, और पूरे लखनऊ में गुल्लाला घाट, बैकुंठ धाम, पिपरा घाट, DRDO में बड़ी बड़ी जगहों पे पूरे खाने के स्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट और पानी के स्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पर जो लोग 12-12, 18-18 घंटे जो काम कर रहे हैं उनको खाने पीने की ज़रूरत थी, जो तीमारदार थे उनको ज़रूरत थी, बहुत सारे चतुर्थ श्रेणी ऐसा था जिनको खाने पीने की ज़रूरत थी, बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए थे उनको ज़रूरत थी, और पानी की बोतलें 100-100 रुपए की बेची जा रही थी। तो पानी जब मैंने निःशुल्क लगवाया तो मुझे याद पड़ता है कि एक जो पानी बेचता था वेंडर, उसने मेरे ऊपर अटैक कराया, मेरी उसने धमकी दी, मैंने उसका नंबर वायरल कर दिया जिस नंबर से मेरे पास धमकी आई थी, क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं था कि मैं पुलिस कंप्लेन करूं या ये सारी चीज़ें, तो मुझे याद पड़ता है मैंने उसका फेसबुक पे वायरल नंबर कर दिया था, तो पब्लिक ने जाके उसे अपने लेवल पे हैंडल कर ली थी चीज़ें। ऐसे ही शव वाहन वालों ने धमकी दी थी कि शव वाहन वाले, उस समय उनकी तो कमाई का वो जरिया था। आप आंकड़ा, दुश्मन रही होंगी उस समय, मैं बहुत बड़ी दुश्मन थी, लोगों को लग रहा था कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, उस समय कुछ ऐसा अच्छा नहीं हो रहा था। आप आंकड़ा निकालिए, आपकी गणित अच्छी होगी, आई एम श्योर मेरी खराब है, आप आंकड़े निकालिए, 5 गाड़ी मिनिमम हम मान के चल रहे हैं, मिनिमम मैं बता रही, मैक्सिमम नहीं बता रही हूँ, मिनिमम 15 केसेस अगर एक गाड़ी पर डे हैंडल कर रही थी, और पर केस आप हम कहते हैं 15,000 नहीं मानिए, आप 12,000 10,000 रुपए मान कर चलिए, तो कितना लंबा घाटा हो रहा था शव वाहन वालों का, लाखों में हो गया, तो जो लाखों का जो उनका घाटा पर डे का होगा, तो ऑब्वियस है कि वो, मैं उनकी कोई प्यारी तो नहीं रहूँगी, वो ऑब्वियस है कि हम तो उनके बहुत बड़े दुश्मन हो गए, फिर वो अटैक भी हुआ, फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुई, मुझे सेवाओं के साथ साथ हैंडल करना होता, मतलब उनके लिए तो ये था कि ऐसा कोविड का काल चल रहा है, आपदा में अवसर ढूंढने वाला मसला था, ऑब्वियसली वो आपदा में अवसर वाला ही मसला था, इसलिए मैं सबकी आंखों में खटक भी रही थी, जितनी दुआएं मिल रही थी बस दुआएं भी कम नहीं मिली है। मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि उस समय एक मेरे जानने वाले बिहार के थे, ये मेडिकल कॉलेज में ही वो एडमिट थे, और उनकी बॉडी बिहार भेजनी थी, तो हम लोग दबाव बनाते बनाते उसको 18,000 रुपए प्लस डीजल में हम बिहार भेज पाए, तो हम महसूस कर सकते हैं कि तो कोरोना के समय बाहर जाना तो अलाउ ही नहीं था, डेड बॉडी जानी थी, तो वही उनके तो परिवार के लोग ले जाना चाहते थे, ये उनकी उस समय उनकी अपनी जिद रही है। कोरोना के आगे पीछे का मसला होगा, या तो सेकेंड वेव का थोड़ा आगे पीछे का मसला होगा, क्योंकि सेकेंड वेव में तो सरकार बहुत टाइट थी, नियरेस्ट ही जा रहा था। जी। लेकिन ये बताइए कि जब तक जानकारी मुझे ये भी है कि आप डेड बॉडीज के साथ कोविड काल के बाद की बात करें, जो जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, जिनका आप क्रिमिनेशन भी कराते हैं, अब तो बड़ा विधान करते हैं, उनको आप गंगा तक भी लेके जाते हैं, अगर मुस्लिम है तो उसके लिए उनकी मेथोलॉजी के हिसाब से उनका धर्म कहता है, तो अब तक कितनी बॉडीज आपने ऐसी जिनको उनकी गंगा नदी में प्रवाह किया है, मुस्लिमों की बॉडी रही होंगी या क्रिश्चियन की रही होंगी, उनको उनके हिसाब, मेरे पास पूरी एक बॉडी का तो हिसाब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मोटा आपको बता सकती हूँ कि 7,000 का आंकड़ा हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि अभी आप ये हाल ही में मान के चलिए कि कोरोना के बाद से, कोरोना के समय तो उतना नहीं पॉसिबल था हमारे लिए, कोरोना के बाद से एक ये जहन में बात आई कि जो लोग लावारिश हैं उनके लिए हमारे कंधे हैं, लेकिन जब अगर उनके घर वाले होते उनके साथ में, तो सिर्फ क्रिमेशन करके तो नहीं छोड़ देते ना। अब कोई भी व्यक्ति होता है तो एक डिग्निटी के साथ अंतिम संस्कार उनका होना चाहिए, लेकिन उसके बाद का क्या, उसके बाद उनकी आत्मा ना भटके, या जो पूरा हम लोग हिंदू पद्धति के हिसाब से जो हम लोग मानते हैं वो पूरा यही होता है कि उनकी अस्थियां को प्रवाह किया जाए, उनके लिए एक शांति का पूजा पाठ किया जाए, ताकि उनकी आत्मा ना भटके, और दोबारा जब वो किसी योनि में जाए तो अच्छे से जाए, बंधन में ना रह करके। बंधन कोई भी आत्मा नहीं चाहती ना कि बंधन में, तो वो एक छोटा सा प्रोसेस हमें लगता है कि मैं अस्थियों को जब कलेक्ट हो जाती, डेली तो नहीं संभव है, तो जब वो कलेक्ट हो जाती हैं 100, 50, 60, 30, 35 जिस हिसाब से भी, तो अमावस्या का दिन अच्छा माना जाता है,
जो कि शायद मेरे को लगता है कि एकादशी के तीसरे दिन या दूसरे दिन पड़ता है। तो वो पंडित जी मैंने सेट कर रखे, पंडित जी मुझे बता देते हैं कि बेटी आज का दिन अच्छा है, तो उन अस्थियों को एक साथ ले जा करके फिर मैं बिट्टूर में उनकी अस्थियों को विसर्जन करती हूँ, एक छोटा सा पूजा संपन्न कराती हूँ ताकि उन लोगों की सबकी आत्मा को शांति मिल जाए। एक बार फिर से हम लोग कोविड काल के दौरान ही आते हैं क्योंकि दिन भर आप पूरा खुद, आप तो मैंने देखा है, मैंने खुद कवर किया था उस दौरान, तो दिन भर आप खुद दौड़ती रही और जब शाम को घर पहुंचती होंगी तो सबसे पहले आपके पति और बच्चे का क्या रिएक्शन रहता था, उनके बीच डर का क्या माहौल रहता, क्योंकि कोविड से तो सभी डरे हुए थे। बिल्कुल, आपने ना मेरी बिल्ली को छोड़ दिया, मेरी बिल्ली भी मेरा स्वागत करती थी, उतना ही वार्म वेलकम होता था मेरी बिटिया का और जो मतलब मेरे हस्बैंड का, क्योंकि उस समय परिवार में हम ही लोग रह रहे थे उस घर में। इसमें रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम फिर से वापस आएंगे और ये कहानी निरंतर जारी रहेगी कि आखिरकार वर्षा जी ने किस तरीके से पूरे लखनऊ में लोगों की सेवा की। तब तक के लिए बने रहिए लाइव न्यूज एक्स के साथ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे वर्षा जी से कि कोविड में जिस तरीके से आप परिवार के पास पहुंचती थी, आपने बताया कि परिवार के साथ साथ आपकी बिल्ली भी बड़ा गर्मजोशी के साथ स्वागत करती थी, हम उसे पूरा करिए प्लीज। हाँ, तो मैं बता रही थी होता क्या, जब आपके घर में कोई पेट होता है तो ऑब्वियसली वो प्यार इक्वली उतना ही करता है। तो जब पूरे दिन भर के बाद जब वो मुझे मिलती थी तो ऑब्वियस है कि वो गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत करती थी। एट द सेम टाइम मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते थे कि आपके परिवार का क्या सहयोग रहता है, क्या आप लड़ झगड़ के आती हैं? भाई ऑब्वियस है कि परिवार आपको कैसे जाने देता है, आपके अंदर वो जुनून होगा, वो जज्बा होगा, ज़रूरी नहीं है कि आपका परिवार भी उतना ही खड़ा हो। तो ऑब्वियस है कि ठीक है, वो लेवल थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब कोई भी परिवार आपको आपका जुनून उस लेवल का देखता है तो नहीं रोक पाता है एक समय के बाद। लेकिन क्योंकि परिवार है तो एक चिंता वाली बात तो रहती ही है। तो मैंने एक बदलाव देखा उन्हीं दिनों में अपने परिवार में, शुरुआती तौर से, और कुछ दिन के बाद में जो बदलाव था वो ये था कि जो पहले पैनिक की स्थिति थी हमारे आने या जाने से या काम फील्ड पे रहने से, और वो इसलिए रहती थी कि जो हमारे जो करीबी लोग रहते थे वो जो टीवी पे लगातार देख रहे होते थे चीज़ें। मैंने दुर्भाग्यवश मैंने आज तक अपनी कोई न्यूज़ उन दिनों नहीं देखी, इतनी व्यस्तता के कारण मैंने नहीं देखी, लेकिन लोग जो देखते थे फिर वो पेरेंट्स को कॉल करते थे कि पीपी किट नहीं पहनी या फेस मास्क नहीं लगाया या इनको यही क्यों करने की ज़रूरत है, सब कुछ तो है भगवान दया से। तो वो पैनिक एक क्रिएट हो जा रहा था घर में। तो जो शुरुआत का जो पैनिक था, धीरे धीरे मैंने वो बदलाव देखा, वो केयर में बदल गया, क्योंकि वो जुनून कम नहीं हो रहा था, दिन पर दिन और बढ़ रहा था। तो वो एक बहुत प्यारा बदलाव था, वो बहुत खूबसूरत समय था। लोगों के घरों में मुझे याद पड़ता है 24 घंटे इकट्ठे रहने की वजह से जहाँ झगड़े बढ़ रहे थे, हमारे घर का माहौल ही दूसरा हो गया था। कोविड में लोग झगड़े बढ़ रहे हैं। बहुत झगड़े थे, मुझे कई कैसे तो तलाक तक पहुंचे हैं। नहीं, जनसंख्या भी बहुत बड़ी है। जी जी। बड़ी बात कही है कि सारा परिवार एक साथ रहता था तो जनसंख्या भी बढ़ी और तलाक भी हुए। लेकिन परिवार के साथ साथ जो आपकी सर्किल थी, निजी फ्रेंडशिप या पारिवारिक जो ये कह सकते हैं किचन कैबिनेट के लोग, उनकी तरफ से कभी ताने आए कि ऐसा काम कर रही हैं, या आपसे डरने लगे कि नहीं इनके पास ना जाओ, ये तो कोविड की गठरी लेके घूम रही हैं? निजी तो तभी निजी होते हैं ना जब वो वाकई में आपके करीब होते हैं, आपकी न सिर्फ अच्छाइयाँ बल्कि बुराइयाँ भी एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं जो निजी लोग थे उनके लिए तो मुझे नहीं याद पड़ता है, और उस समय टाइम भी नहीं था। कोई सोलो फोटो अगर सोशल मीडिया पे दिख जाती थी तो ये जहन में नहीं आता था कि जन्मदिन होगा, ये लगता था कि वो नहीं रहे। तो वो एक खौफ का मंजर था, नहीं समय था कि निजी लोगों से हम व्यवहार का कहाँ समय था उस समय। हाँ, जो घर में रह करके जो खाली था, शायद वो दोस्ती उस समय निभा पा रहा होगा, वो गाने गा पा रहा होगा, वो पनीर टिक्का बनाना सीख पा रहा होगा, वो चीज़ें उन लोगों के लिए थी। तो मेरे पास तो समय ही नहीं था इन चीज़ों के लिए। लेकिन हाँ, आते जाते ये चीज़ें हो जाती थी। एक बड़ा मज़ेदार बात बताते हैं, जिस सोसाइटी में मैं रहती थी, क्योंकि 12 मंजिला हमारा फ्लैट का वो बिल्डिंग है, वहाँ पे हमने कुछ परेशानियाँ झेली थी। लेकिन आपको मैं पॉजिटिव साइड इसका बताती हूँ कि उतनी निगेटिविटी के बावजूद भी मुझे लगता है कि वही लोग, आप जो व्यक्ति प्रशंसा करता है आपकी, सिर्फ वो आपको उतना आगे नहीं ले जाता है। जो आपको घसीटता है, पैर घसीटते हैं, यस, जो आपको गलत बोलता है, वो चीज़ें आपको बहुत आगे तक ले जाती है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उन निगेटिविटी में से आप वो पॉजिटिविटी को तलाश लो, वो चीज़ें। और रक्त का संचार भयंकर होता है आपके अंदर जब आपका कोई गलत बोलता है तो
तो वो एक समय होता है कि जब आप लग जाते हैं और वापस दुगनी एनर्जी के साथ में, किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं, वो मेरी आदत थी कि किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं, लेकिन हाँ वो एनर्जी डबल होती थी और वो सीधा काम में लगती थी। तो मैं क्या बता रही थी आपको, जो आपके टावर में, हाँ टावर में ये बात हुई कि इनका तो जुनून है, इनका तो सर पे भूत सवार ही है, तो इनका खामियाजा, ये 12 घंटे बाहर रह रही है, ये अगर कोरोना लेकर के आई तो इनका ये खामियाजा हमारी पूरी बिल्डिंग में सब सोसाइटी को ना वो करना पड़े। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई, हमारा फाइनेंशियली मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ा, मेरे खर्चे बढ़ गए क्योंकि बहुत सारे लोगों के राशन जाते थे, कुछ माओं के टिफ़िन जाते थे, और वो सामान जो हम स्टोर कर पाते थे, जो दिन भर राशन बढ़ता था, दिन भर पानी बढ़ता था, जो चीज़ें बांटने वाली थी, उसके लिए फिर मुझे एक नया स्टोर लेना पड़ा। जो मेरे 500 लोगों का सवेरे और 500 लोगों के शाम का जो भंडारा चलता था, उसके लिए जो गोडाउन की तरह जो मेरा चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी, हमारे घर इस्तेमाल हो रहा था, तो उनके लिए मुझे एक अलग लेना पड़ा गोडाउन टाइप का, जिसकी वजह से मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए थे। और बस भगवान से एक ही प्रार्थना थी, ये कभी मैंने भगवान से नहीं कहा कि भगवान मुझे कोरोना हो या ना हो, सब टोटली भगवान जी पे था कि उनको जो करना है करे। बस मैंने ये कह रखा था कि भगवान जी इस बिल्डिंग में पहला कोरोना मुझे ना हो, क्योंकि अगर मुझे हुआ तब तो फिर हम गए काम से, फिर सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। यहाँ तक हमारे घर में ये तक डिस्कशन हो गया था कि अगर सोसाइटी ने ज़्यादा प्रॉब्लम की तो मुझे वो, मैंने कहा कि हम काम तो नहीं छोड़ पाएंगे, हम ये बिल्डिंग तो छोड़ सकते हैं ना आसानी से, मैं काम नहीं छोड़ूंगी, बिल्डिंग छोड़ करके मैं शिफ्ट हो जाऊंगी उस रैन बसेरा में, जो कि हमें उस समय हमारी मेयर ने लखनऊ की बेटी के एक टाइटल के साथ वो दिया था कि आप वहाँ से भंडारा कर सकें और लोगों की मदद कर पाएँ। जब मेयर की बात आती है तो मेयर के सामने कब आपका पैचअप हुआ, पहली बार मुलाकात मेयर से कब हुई, और जब ये पदवी आपको लखनऊ की बेटी की मिली? देखिए, ये मुलाकात ऐसा नहीं था कि वो मुझे नहीं जानती थी, वो मेरे कार्यों से पहले से अवगत थी, उन्हें पता था। सैकड़ों ऐसे स्टेज थे, सैकड़ों ऐसी जगह थी जहाँ पे हमारी उनकी मुलाकात, तो वो मेरे कार्यों से पूरी तरह से अवगत थी, उन्हें पता था। हाँ, वो एक बहुत जादुई जैसा बहुत बड़ा जो आप लोग कहते हैं, मुझे तो वही वो कोरोना से पहले, कोरोना के समय या कोरोना के बाद में बहुत खास फर्क नहीं लगता है कोई भी चीज़, क्योंकि मैंने कोरोना से पहले भी प्रभु की सेवाएं मानी थी, कोरोना के समय भी, और आज भी मैं मानती हूँ कि वो प्रभु की ही सेवाएं हैं, तो मुझे बहुत फ़र्क नहीं। तो चूँकि वो जानती थी, हाँ उस समय कई लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत अप्रिशिएट किया, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया, उनमें से एक संयुक्ता भाटिया जी थी, और उन्होंने उसी समय वो टाइटल दिया था मुझे। इस दौरान कहते हैं कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य करीब होता है तो ऊर्जा और बढ़ती है। जब आप ये पूरा मिशन बना के युद्ध की तरीके से काम कर रही थी, एक पूरी कोविड काल में कोविड फाइटर के तौर पर, तब सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसने किया, बच्चों ने या हस्बैंड ने? मेरा फेवरेट क्वेश्चन देखिए, पूरा परिवार मेरे एक साथ था, मेरे हस्बैंड साथ में थे, बेटियां थी, सब थे, सारे दोस्त सब मेरे साथ, मेरा पूरा ससुराल मेरे साथ था। लेकिन जो एक आवाज़ ऐसी होती थी कि मान लीजिए किसी ने भी कोई भी न्यूज़ देख करके कुछ भी कहा हो, मेरे पूरे घर में, पूरे ख़ानदान में, पूरे दोस्ती यारी मोहल्ले में जितनी भी पैनिक की स्थिति हो, एक आवाज़ पीछे से आती थी कि बेटिया तुम जो कर रही हो, तुम ठीक कर रही हो, तो जस्ट गो फॉर इट। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम ठीक कर रही हो, तुम, वो मेरे पिताजी की आवाज़ थी, और पिताजी की ये एक लाइन सब पे भारी पड़ती थी। फिर मुझे लगता था कि दुगनी एनर्जी भी आ गई, और फिर तो मुझसे कोई भी कह दे कि नहीं तुम गलत कर रही हो, तो मुझे लगता था कि नहीं, अगर पापा ने कह दिया, क्योंकि वो समझते हैं, समझ रहे थे कि लोगों को ज़रूरत है उन सेवाओं की। हाँ, बाकी रिश्तों को हम ये नहीं कह रहे कि उनका अपना प्यार था, उनकी वो अपनी बिटिया ना खो दे, कोई अपनी बीवी ना खो दे, कोई अपनी माँ ना खो दे, उनका प्यार इन चीज़ों को घसीट रहा था, लेकिन पापा शायद फ़र्ज़ को ज़्यादा बड़ा समझते थे। और पापा के बोलने के बाद मुझे लगता है बाकी लोगों की, सबको पता था कि अब ये लिमिट है, इसके आगे नहीं बोलना है। कई बार झगड़ा हुआ हमारे हस्बैंड में और पापा में, पापा आप ही ने बिगाड़ के रखा है बिटिया को, सुनती ही नहीं, इसने सुनना ही बंद कर दिया है। तो केमिस्ट्री जरूर देखने को मिलती है, नहीं, लेकिन दे आर वेरी क्लोज, और अच्छा है उन दोनों में, अच्छा, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री फिजिक्स सब उनका बहुत अच्छा है दोनों का। तो देखिए, होना भी ये चाहिए कि जब अच्छी चीज़ें हो रही समाज में, तो अगर कोई आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है तो कोई एक मना करे और एक आपको कहे कि नहीं ठीक है, तो वो ये तो परिवार के सामंजस्य की बात होती है। मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि कोविड में केवल डेड बॉडीज ही नहीं, खाना भी आप प्रोवाइड करा ही रहे थे,
पूरे जिस तरीके से भी जरूरत पड़ रही थी लोगों को कर रहे थे, आप ऑक्सीजन में भी लोगों की मदद करी, इंजेक्शन भी लोगों को मदद कर रहे थे, कहाँ से ला रहे थे? सब लोग तो बहुत परेशान थे उस समय, लंबी लंबी लाइनें ऑक्सीजन की लग रही थी। मैंने खुद कवर किया है, ऑफिस से जैसे ही ऑफिस पहुँचते थे, एक लाइव दे दो यार, ऑक्सीजन की लाइन लगी हुई है, लोगों को मिल नहीं रही, तो दिन भर लाइव क्यों ऑक्सीजन की लाइन, इंजेक्शन की। मेरा सीधा ये मानना है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना, हजारों हाथ आते हैं। जैसे लोगों ने क्या देखा कि कोरोना के समय, जैसे आपने ओपनिंग की, अपना आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था, मैं इसके बिल्कुल विपरीत हूँ। आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा कि बाप बेटे को छूना नहीं चाह रहा था, इस टाइप से आपने बोला था ना, बड़ा मजा आता है सुनने में भी, बड़ा अच्छा था और बड़ा सनसनीखेज भी आता है सुनने में और स्वैग आता है। एट द सेम टाइम मुझे हमेशा ये दिखा कि अगर हज़ारों लोगों ने मेरी मदद नहीं की होती, वो हेल्पिंग हैंड नहीं आए होते। देखिए, हर व्यक्ति फिजिकली नहीं एक्टिव हो सकता है, हर व्यक्ति फाइनेंशियली नहीं हो सकता है, कोई फिजिकली कर सकता था, कोई मेंटली कर सकता था, कोई इमोशनली कर सकता था, कोई फाइनेंशियली कर सकता था, लेकिन सबका छोटा छोटा सहयोग पा करके ही तो हम इस सेवाओं तक पहुँचे हैं। तो किसी ने देखा कि बाप ने बेटे को नहीं छुआ और किसी ने ये देखा कि वर्षा अगर कुछ कर रही है फील्ड में, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो लोगों ने वो चीज़ें मुझे प्रोवाइड की और मैंने आगे परस्यू कर दी, बस। तो ये मतलब कहा जा सकता है कि आपके पीछे भी एक बड़ी टीम काम कर रही थी जो आपको फाइनेंशियली, लेकिन जब आप चली थी तब अकेले थी? नहीं, मैं आज भी अकेले ही हूँ। फाइनेंशियली मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल, वो तो जरूरत है क्योंकि कोरोना की बॉडी नहीं छूने कोई आ रहा था, देखिए, है ना। हाँ, लेकिन जो टीम हमारी, जो वैन जो ड्राइव कर रही थी, जो हमारे ड्राइवर्स थे, जो हमारे अटेंडेंट थे, या जो हमारे वो वेंडर्स जो हमारे खाना बांट रहे थे, पानी बांट रहे थे, उनको NDTV का मुझे याद पड़ता है एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें एक सवाल हमारी ड्राइवर से किया गया था कि ये बताओ, उन मैडम के तो भूत सवार है कि उनको करना है, उनके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, तुम क्यों लगे हो इनके साथ में? तो उसने दो बात बताई। एक तो कि हमारे भी बीवी बच्चे हैं, मुझे परिवार पालना है, हम तो डेली वेजेस वाले हैं, तो डेली शाम को हम उनका वो हिस्सा देते थे। तो जिन लोगों को परिवार पालना था, पेट तो पालना ही है ना। कोरोना आए या कोरोना जैसी ऐसी और बड़ी विपदाएं आ जाए, इंसान भूखा नहीं रह सकता है। भूखे ना रहने के लिए उसे कमाना पड़ेगा, उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप परिवार की बात आती है, पेट की बात आती है, तो वो मजबूरी आपसे वो काम कराती है। तो उसने बताया कि उस मजबूरी की वजह से मुझे, हाँ, मैं डेड बॉडी क्यों छू पा रहा हूँ। मेरी बीवी ने एक बार वो देखा, क्लिपिंग देखी, और उसने मुझसे ये पूछा कि ये वही मैडम है जिनके साथ तुम काम करते हो, धिक्कार है तुम पे कि तुम सिर्फ गाड़ी चला रहे हो, हाथ नहीं लगाते हो। मैडम उठा रही थी। तो नेक्स्ट डे से उसने कहा कि मैं भी फिर बॉडी में हाथ लगाने लगा, मदद करने लगा। तो उसने ये दो बात NDTV को बताई। होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन इस दौरान कुछ समस्याएं भी आई रही होंगी आपके बीच में, लेकिन उसमें मैं जाऊँ उसके पहले एक सवाल मेरा ये कि एक दौर ऐसा भी आया कि सरकार के भी हाथ खड़े हो गए, लोग भी जो कर सकते थे मानवता के तहत, हम आपस में वो कर पा रहे थे। पैदल भी यहाँ से हजारों की संख्या में लोग मजदूर चले, आपने उसको भी देखा है। उस दौरान का क्या माहौल था, लोगों की ओपिनियन क्या थी, लोग किस तरीके की मदद चाह रहे थे, आप ज़्यादा बीच में थे उनके, वो अनुभव लोगों को कोरोना का सेकेंड वेव जहन में है, क्योंकि बुरी स्मृतियाँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपको बताऊं, वो भी बहुत भयावह मंजर था। सारे जो प्रवासी मजदूर थे, वो मैंने रिक्शे पे लद के जाते हुए देखा, हज़ारों किलोमीटर दूर साइकिल पे देखा, अपने पेट्स को भी उसी रिक्शे पे, मैंने छोटे छोटे बच्चों को ड्राइव करते हुए देखा, वो रिक्शा या ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, बस में, और जो ओपन ट्रॉली होती है उसमें ऊपर वो चादर या त्रिपाल बांध के अंदर ठूस के 20 की जगह में 30 लोग जा रहे हैं। मैंने वो सारी चीज़ें देखी थी। और लोगों को लगता है कि सेकेंड वेव का काम, फर्स्ट वेव में मुझे याद पड़ता है कि 18 घंटे मैं फील्ड पे रह रही थी। सवेरे 5 बजे से वो राशन वितरण और स्नैक्स और वो सारी चीज़ें, और उस समय एक बहुत बड़ी टीम, जो बाकी NGOs थे वो जुड़ जाते थे। हम लोगों का एक पॉइंट होता था कि ये जो शहीद पथ का एक स्टार्टिंग और एक इधर वाला स्टार्टिंग, मतलब एक एंड कह सकते हैं जिसको, वहाँ पे हम लोग 20-20, 30-30 लोग मिल करके खूब राशन हम लोग बांट रहे थे। वो मंजर देखिए, कोरोना से जो लोगों की डेथ हुई,
चटपट डेथ हो रही थी, ऐसा नहीं था कि कोई महीने भर भुगत रहा था, चटपट डेथ हो जा रही थी। तो जिसकी डेथ हुई उसने जो भुगता वो तो एक पार्ट था ही, उसके तीमारदार घर में रह करके सेवा नहीं कर पा रहे थे, बातचीत नहीं हो पा रही थी। देखिए, आप जब सामने आपको किसी की सेवा करनी होती है तो उतना पैनिक की स्थिति नहीं होती है, लेकिन जब आप सेवा नहीं कर पाते, जब आप देख नहीं पाते, तो ज़्यादा पैनिक की स्थिति होती है। तो वो एक डिफरेंट मंजर था। और एक ये मंजर कि आपको अचानक से अपनी पूरी गृहस्थी को बांध कर, अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर, अपने पेट्स को लेकर रिक्शे पे या साइकिल पे, जो भाई प्रवासी मजदूरों के पास कितना स्टोरेज रहता है, कितना पैसा वो स्टोर करके रख सकते, नहीं रख सकते, वो डेली वेजेस वाले होते हैं, रोज कमाना है रोज खाना है। तो उनके साथ उनका जो दर्द था वो अलग लेवल का था। और विश्वास जानिए, ये पहली बार मैंने अगर 200 इंटरव्यू दिए होंगे तो किसी ने फर्स्ट वेव की तो बात ही नहीं की है, सबने सेकेंड वेव की बात की है। लेकिन उनका वो दर्द, मुझे लगता है वो ताउम्र, वो बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो वो दर्द नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पैदल हज़ारों किलोमीटर की वो रास्ते तय किए हैं, वो मंजिल तय किया है कि उन्हें पता ही नहीं था कि आज मुझे और कितना चलना है। लोगों के पैर मैंने ये सूजे सूजे देखे, तो वो मंजर बहुत भयावह था। और मैं एक बात आपसे कहती हूँ, लोग उस समय भी सरकार को गालियाँ दे रहे थे, क्योंकि हम लोग की आदत हो गई है। सवेरे हम लोग ऐसे चाय उठाते हैं, अखबार लेते हैं, और हम लोग, देखिए हमारे पास और कुछ है नहीं ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यही कर सकते हैं। उस समय भी लोग सरकार को गाली दे रहे थे, उस समय भी लोग आपस में क्योंकि पैनिक की स्थिति थी, सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसमें भी पॉजिटिव ये बात थी कि हज़ारों लोगों ने अगर मदद के हाथ फाइनेंशियली नहीं बढ़ाए होते, उस समय फिजिकली भी लोग बाहर आ रहे थे, सेकंड में नहीं आ रहे थे, फर्स्ट में आ रहे थे, मदद के लिए नहीं बढ़ाते। जैसे आपको याद होगा कि बीच में एक व्हाट्सएप वायरल हुआ था जिसमें ये कहा जा रहा था कि लाशें इतनी बिछ रही हैं सेकेंड वेव की कि सरकार छुपाने के लिए वो नीले रंग के प्लास्टिक की शीट से पाटे दे रही है। भाई साहब, ये बताइए जनाब, जिसके घर में डेथ हो रही है, अगर वो अपने घर की उस बॉडी को एक तो हाथ नहीं लगा पा रहा है, और कहीं टीवी वीवी में कहीं पे उसने वो मंजर देख लिया कि उसकी डेड बॉडी की दुर्गति होते हुए देख लेगा, तो वो तो जीते जी मर जाएगा, ताउम्र वो मंजर भुला ही नहीं पाएगा निगाह से। तो वो ज़्यादा बेहतर था, या बॉडी ज़्यादा, चूँकि डेथ ज़्यादा हो रही थी, तो उस समय तो सारा लॉकडाउन था, आपके पास सुख सुविधाएं तो थी नहीं कि हमने 100 मजदूर बुला लिए, जल्दी से हमने सीमेंट अच्छा सा मंगा लिया और इनसे कांटेक्ट करके बढ़िया बढ़िया क्रिमेशन सेंटर नए नए तैयार कर दिए। हमारे पास उतना वक्त नहीं था, सरकार के पास उतना वक्त नहीं था, तो जो बेस्ट कर सकती थी गवर्नमेंट ने वो किया था। जो मुझे याद पड़ता है, गुललाला घाट के लिए लगभग 100 कर्मचारी, बैकुंठ धाम के लिए 100 कर्मचारी, ऐसे ही डीआरडीओ में बहुत बढ़िया टीम उन्होंने रेडी की थी, जो अटेंडम चीज़ें हो सकती थी। भाई पैसे के लिए, पेट पालने के लिए तो लोग आ ही रहे थे ना। तो और ब्लू कलर की शीट्स लगा करके वो पूरा एक एरिया ऐसे डेवलप कर दिया गया था, कवर कर दिया गया था, ताकि जो आम जनता की निगाह से वो चीज़ें बच पाएँ और डिग्निटी के साथ एक अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरा समापन किया जा सके। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट था, लेकिन हम नेगेटिव चीजें ढूंढ ही लेते हैं। एक्चुअली उसमें थोड़ा सा राजनीतिक जो सब चीजें थी, तो हाँ, उनका अपने आप। तो हमें मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमेशा गंदी से गंदी, खराब से खराब चीज़ों में अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं, उससे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके साथ जब आगे बढ़ते हैं ना, मज़ा आता है लाइफ। बिल्कुल, जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है, तो इसी दौरान आप पर भी तमाम एलिगेशंस आए, मुझे जानकारी मिली कि मुकदमे भी, डकैती से लेकर के तमाम प्रकार के मुकदमे भी आप पर लगे। तो कहते हैं कि सच्चाई की राह पर चलने वाले को कांटे तो मिलते ही मिलते हैं, तभी मजा आता है। ये संघर्ष की गाथा तभी और खूबसूरत बनती है। लेकिन वो कांटे किस टाइप के थे और कौन कौन से लोग ऐसे थे जो आपकी राह में कांटे बिछाने का पूरा प्रयास किया, और यहाँ तक प्रयास ही नहीं किया, प्रयास यहाँ तक था कि आपको जेल भी भेज दिया जाए? देखिए, पर्सनली तो मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन हाँ, मोटा मोटा मैं आपको बता सकती हूँ। जब पानी की बोतलें 100 रुपये की बिकनी शुरू हुई और मैंने पानी निःशुल्क लगाया, तो वो वाले वेंडर्स थे। जब निःशुल्क सेवाएं हमने शव वाहन और एम्बुलेंस सर्विसेज स्टार्ट की, तो जो शव वाहन वालों को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि भाई होनी ही थी ऑब्वियसली, मैंने अभी आपको पहले बताया कि एक मोटा आंकड़ा था, तो उन लोगों का ये मसला था।
टीवी देखिए, जो आप लोग हमें कवर कर रहे हैं, आज तक सोचिए वो 4 साल 5 साल पुरानी बातें आज तक लोग मुझे कवर कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव साइड उसका कवर कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ ना चलने वाले चैनल को कुछ मसाला चाहिए था, तो उन्होंने अपने टीआरपी के लिए कुछ इस तरह की न्यूज़ वायरल की थी कि एनजीओ संचालिका डॉक्टर के साथ मिल करके अंग तस्करी का व्यापार कर रहे हैं कोरोना के आड़ में। ये एक सनसनीखेज चली थी, वो बहुत वायरल हो गया था क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव पॉइंट था। कोरोना के समय डेथ से जुड़ा, डेड बॉडी से जुड़ा, और फिर उसमें अंग तस्करी। पब्लिक माफ़ ही नहीं कर सकती थी हमें, लेकिन पब्लिक का मैं बताऊं आपको इतना सपोर्ट था कि इस फेक न्यूज़ को उसने समझा और मिलियंस में वो वायरल हुई थी। बावजूद उसके थैंक्स टू आज तक ने मुझे याद पड़ता है कि वो मामला सीधा संज्ञान में लिया था, और उनका एक प्रोग्राम आता है, एक ऐसे रेड कलर का सर्कल, सच या झूठ का पर्दाफाश, यस, इस तरह का कोई उनका प्रोग्राम चलता है। उसके तहत उन्होंने एक जो कॉल मुझे सुनवाई भी थी उस समय, याद पड़ता है मुझे, उसमें उसने साफ साफ कहा था कि मेरा चैनल की टीआरपी यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, तो मैं इसको बंद नहीं करूँगा। फिर मैंने भी हालांकि केस किया था उनके ऊपर, तो वो चीज़ें, तो इस तरह से अंग तस्करी का भी लगा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई रास्ते में जो बाधा बन के आई। लेकिन जब आपका कार्य एक प्रभु के कार्य जैसा जुड़ाव के साथ होता है, तो बाधाएं फिर जो है रोक नहीं पाती आपको। क्योंकि आपके साथ ब्लेसिंग्स थी, हजारों हजार की संख्या में ब्लेसिंग्स, लाखों करोड़ों की संख्या में ब्लेसिंग्स, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस बीच जब आपके ऊपर मानव तस्करी के अंगों को तस्करी का आरोप लगा, तमाम प्रकार के आरोप लगे, मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं। 5 लड़कियां एक घर से गायब हो गई थी। तो ये था कि इन्हीं की गाड़ी ने इनके घर में इनके पापा का क्रिमेशन कराया था, तो वो 5 लड़कियां उसी दिन से गायब हैं। और गायब क्या हुई थी, वो 5 लड़कियां जो पहले शहर वाले घर में रह रही थी गोमती नगर विस्तार में, उनको उन्हीं के परिवारजन गांव लेके चले गए थे। तो अब वहाँ के मोहल्ले वालों को लगा कि वो लड़कियां मैंने गायब कर दी हैं। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं चुटपुट। ये जब दौर आया होगा आपकी ज़िंदगी में, जब आप लगातार पॉजिटिव दिमाग में लेके चल रही कि चलिए मैं समाज सेवा कर रही हूँ, लेकिन अचानक ये बड़ा ब्रेकर के तौर पर आपकी गाड़ी में हिचकोले ले रहे हैं, कभी जेल में आया कि छोड़ो क्या ही, मैं इतने अच्छा करने के बावजूद हवन करते हुए हाथ जल रहे हैं, तो मजा आ रहा था हाथ जलने में। उस समय दिमाग आपको क्या कह रहा था, दिल क्या कह रहा था? कभी नहीं, इतना टाइम ही नहीं था कि मैं ये सोचूं अरे छोड़ो। तो आज तक मेरे जीवन में कभी कोई किसी काम के लिए नहीं आया कि अरे छोड़ो। बल्कि मैंने बताया ना कि मेरा नेचर, मैं थोड़ी सी उल्टी पैदा हुई हूँ, तो उल्टा सोचती हूँ, उल्टी चीज़ें होती हैं, उल्टी चीज़ें हिट करती हैं, मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाई देता, मुझे सीधी चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो ये और एनर्जी दे रही थी, मज़ा आ रहा था। जब कुछ ऐसा हो रहा था और मज़ा आ रहा था, अब और डबल होगा, और एनर्जी आ रही थी। तो मेरे साथ ये उल्टा हो रहा था। उस समय परिवार की मनोदशा क्या थी जब ये साल? परिवार, मैं बहुत अच्छा एक थैंकफुल हूँ मैं अपने मेरे हस्बैंड का। एक दिन एक अखबार, मैं नाम नहीं लूँगी, एक अखबार ने एक हेडलाइन चलाई कि फूकती हैं लाशें अपनी बिटिया की फीस भरने के लिए। मेरे हस्बैंड PWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पे कार्यरत हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं लाश से फूंक करके अपनी बिटिया की फ़ीस को भरूं। और चूँकि जिनको पता है वो सबको ये भी पता है कि पूरी तरह से निःशुल्क सेवाएं हैं हमारी। तो उसमें इस तरह की न्यूज़ जब चली तो मेरे हस्बैंड ने उस समय, मैं रोने लगी। कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं कोई हूँ तो इंसान ही, तो कभी कभी जब मैं रोई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बात समझाया कि तुम्हें किसी को प्रूव करने के लिए तो काम करना है, और इन सारी बातों का जवाब सिर्फ तुम्हारा काम दे सकता है। तो तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें बिखरना नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने काम से ही जवाब देना है, और डबल एनर्जी के साथ। आज भी मेरे ऑफिस आइए आप, तो मैंने अपनी ऑफिस में अपनी चेयर के ठीक पीछे ये न्यूज़ लगा रखी, ताकि मैं जितनी बार मुड़ूँ उस न्यूज़ को पढूं और एनर्जी आए और मैं फील्ड पे निकल जाऊँ। मतलब कि जो लोग कहीं ना कहीं डुबोने का प्रयास कर रहे थे, उसी लाइन को आपने, मेरे लिए वही हिम्मत होती है। बहुत बढ़िया। मैं उन लोगों की ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी टांग खींची है कार्यों को लेकर के। उन लोगों का कम शुक्रगुजार हूँ, दिल से, तहे दिल से आभार है उनका जिन्होंने, हाँ, क्योंकि मैं करूँ क्या, मुझे एनर्जी वही चीज़ें ज़्यादा देती हैं। तो चैलेंज मज़ा आता है एक्सेप्ट करने में, फील्ड पे आने में। मैं इंटरव्यू के अंतिम दौर पे चल रहा हूँ, मेरे 2 सवाल और हैं। मैं सेकंड लास्ट आपसे पूछता हूँ कि एम्बुलेंस आपकी निरंतर अभी भी जारी है, अभी भी
तमाम उन लोगों को, अब तो घर पे लेके भी जाते हैं, पेशेंट को घर से लेकर के भी आते हैं, ऐसी कितनी एम्बुलेंस चल रही हैं और पूरे प्रदेश में या कहाँ कहाँ तक भेजते हैं आप? देखिए हमारी उस समय कोरोना के दौर में जो सब रेंट पे हमारी गाड़ियाँ थी, वो अब हमारी सब अपनी खुद की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज है, उसमें से एक शव वाहन है। तो वो 3 गाड़ियाँ हमारी 2 बाहर के लिए हैं, 1 लोकल लेवल में हैंडल करती हैं। उसमें उसका क्राइटेरिया ये है, और क्यों है, अब क्यों, लोग पूछते हैं कि अब क्यों। देखिए बहुत सारी ऐसी बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं जिनका इलाज कराते कराते परिवार का घर खेत बिक जाते हैं, ऑफिस की नौकरी छूट जाती है, लोगों का बिजनेस ख़राब हो जाता है और उनके पास अंत समय में पैसा ही नहीं होता है कि डेड बॉडी को ले जाएं, अपने गांव तक ले जा सकें या पेशेंट ठीक होने के बाद घर तक जा सकें। उनके लिए एक छोटा सा थॉट है मेरे दिमाग में कि उनके लिए वो हम मदद करेंगे। आपने कभी गौर किया है कि जो इस तरह की बातें होती हैं अस्पतालों में कि अरे वो अपनी घर वाले की डेड बॉडी छोड़ के भाग गया, हाँ। क्यों ऐसा होता है, ये इसका रीज़न क्या है, कभी सोचने की कोशिश की है? बहुत बड़ा सवाल है। कभी आप ये सोचो कि इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। जिसके साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एक एक लम्हा आप अपने जीवन का व्यतीत कर रहे हैं, प्यार भले लम्हे, जो सारी चीज़ें आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्राण से ज्यादा प्रिय आप अपनी औलाद को कैसे छोड़ के आ सकते हैं, अपने बाप को कैसे छोड़ के आ सकते हैं, बीवी पति को कैसे छोड़ के आ सकते हैं? उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए कोरोना में तो एक भय नाम की जो चीज़ थी, डर आपसे करा रहा था, लेकिन ऐसे में क्या होता है, जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, खुद को बेच देंगे। खुद को आप कैसे बेच करके फिर उनको कैसे ले जाएंगे, खुद को नहीं कोई बेच सकता। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जब पैसा ही नहीं है तो मैं डेड बॉडी कैसे, और गाँव में तो बड़ा प्रेशर होता है कि डेड बॉडी आएगी ही, वहाँ पे पूरे पैसा हो या ना हो। देखिए नियम लोग बना देते हैं, लेकिन नियम को बनाने समय ये भी तो ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति, वो मजबूर व्यक्ति क्या करे, ना छोड़ के भागे तो क्या करे। मुझे याद पड़ता है कोरोना के समय एक लड़का 26 साल का एकदम यंग लड़का बैग पीठ पे लादे हुए था, और वो आया है और 3-4 दिन कोरोना का जो पीक पे चल रहा था, 3 ही 4 दिन की बात थी। उसने कहा कि सुनो, बड़ा रूडली मेरे से बोला कि तुम वही हो ना जो अंतिम संस्कार कराती? तो मैंने कहा हाँ बोलो। तो कहने लगा कि मतलब उसने बड़ी खड़ी सी लैंग्वेज यूज़ की, दिल्ली साइड जैसे होता है, कि तुम, मेरा बाप अंदर पड़ा हुआ है एक बेड पे, उसने बेड नंबर नहीं बताया मुझे, बेड पे मेरा बाप पड़ा हुआ है और मैं गिव अप कर रहा हूँ, उसकी सेवा और उसके आगे की जिम्मेदारी तेरी। और वो कह करके गाड़ी बैठा और यूँ भाग गया। काश कि मैं उससे पूछ पाती कि बेड नंबर क्या है, हॉल नंबर क्या है या क्या है, तो शायद मैं उनकी कुछ देख रेख कर पाती। तो नहीं हो पाया, वो कह करके भाग गया। तो वो क्यों भागा होगा? वो करते करते जूझ चुका था, वो गिव अप कर चुका था। नहीं थी, सबके अंदर की मेंटली फिजिकली क्षमता सिमिलर नहीं होती है, नहीं कर सकता है कोई। तो वो गिव अप जब कर जाते हैं लोग तो फिर वो भागते हैं। तो वो जो बॉडी छोड़ के भागते हैं, वो ये मंजर होता है कि जब आपके पास कुछ है ही नहीं बेचने के लायक, तो आप क्या बेच करके उनका अंतिम संस्कार कराओगे? और गाड़ियां हैं वो तो पैसा लेंगी ही, वो क्यों नहीं। तो उन लोगों के उस लम्हे को मुझे लगता है उस पाप से बचाने का भागीदार ना बने। तो उस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि ये सेवाएं उन लम्हों के लिए हैं कि उनको निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं। और जो सेवाएं सिर्फ लखनऊ को कवर कर रही थी, आप सब लोगों की ब्लेसिंग से, प्रभु की कृपा से पूरे यूपी को, लखनऊ से पूरे यूपी को कवर कर रही हैं। मेरी दुआएं हैं और मैं प्रार्थना भी करूंगा ऊपर वाले से कि आपकी ये सेवाएं लगातार उन तक पहुंचती रहे, क्योंकि एक बड़ा कड़वा सच आपने साझा किया हम लोगों के साथ में कि आखिरकार जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तब वो क्या बॉडी छोड़ के करे? भागता है। कोई भी अपने आप को, अपने परिवार के किसी भी चहेते को छोड़ के नहीं जाना चाहता, कैसे जाएगा? एक बड़ा अनुभव आपने साझा किया। हम आगे और बढ़ते हैं। कुछ बच्चों की शिक्षा भी आप दिला रहे हैं, क्योंकि समाज सेवा करते करते अब आप शिक्षा की ओर भी बढ़ी है। जानकारी मुझे है कि 11 बच्चों की शिक्षा भी चल रही है और एक बच्ची ने टॉप भी किया है स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी भी चैनल पे उस बच्ची का नाम डिस्क्लोज करूंगी, क्योंकि उसके भविष्य का सवाल है। मैंने जो पोस्ट भी शेयर की थी, बच्ची का फेस भी उस पर छुपा था ना, मैं स्कूल मेंशन करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, आपके चैनल के थ्रू उन सभी लोगों को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहती हूँ जिसने मुझे 10 रुपए का सहयोग किया हो, 10,000 का किया हो या कोई बड़ा सहयोग किया हो। उन सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आपके उसी छोटे से बड़े सहयोग से उस बच्ची की शिक्षा संपन्न हो पाई और उस बच्ची ने अभी हाई स्कूल में टॉप किया है। और आई विश कि वो मैं कंटिन्यू रखा पाऊँ उसकी शिक्षा को और वो इंटर में भी टॉप करे और जीवन में इस काबिल बन जाए कि 11 बच्चियों की शिक्षा भविष्य में चलकर स्वयं
एडॉप्ट कर पाए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, स्टूडियो आने के लिए, और कोविड का फर्स्ट कॉल रहा हो, सेकंड कॉल रहा हो, उस दौरान के तमाम कड़वे अनुभव, मीठे अनुभव आपने साझा किए और निरंतर लोगों की आप सेवाएं करते रहिए, उन तमाम जरूरतमंदों तक पहुंचते रहिए। ऊपर वाला आपको वो जज्बा लगातार दे और दुआओं के साथ साथ कि आपको ये ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रखें, यही मेरी दुआएं हैं। तो अब अगली बार फिर स्टूडियो में उस किसी बड़ी हस्ती के साथ मैं मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और नमस्कार के पहले मैं एक और शेर पढ़ना चाहूँगा। महज एक औरत नहीं वो कारवां है, महज एक औरत नहीं वो एक कारवां है, जैसे उम्मीदों की रोशनी की दास्तां है। कोविड में जब सबने दरवाजे बंद किए, कोविड में जब सबने दरवाजे बंद किए, वो सेवा का दीपक जलाती इंसान है। इसी के साथ मैं नमस्कार करता हूँ और अगली बार फिर से हाजिर होऊंगा।